वेलकम टू CLC जुडिशियल। ये मॉक इंटरव्यू, लाइव मॉक इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग है, पार्ट 15। इससे पहले 14 पार्ट हो चुके हैं जिनके वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्टेड हैं। आप उन वीडियोज को देखकर अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस बार हम लोग बिहार APO मॉक इंटरव्यू ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर जेन्युइन कैंडिडेट को दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कर आप हमारे साथ मिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर लिखा हुआ 9262810582 इस नंबर पे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एंड बिहार APO इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा गया जो दूसरे स्टेट्स में APO के इंटरव्यू हुए हैं तो GK पोर्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बिहार में GK पोर्शन से नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं रहते। बिहार का पैटर्न नहीं है कि GK क्वेश्चन से भी पूछे जाएं, लेकिन पैटर्न कब चेंज हो जाए यह कहना भी बहुत मुश्किल है। तो आप उन तमाम स्टूडेंट्स जो बिहार APO इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप GK पोर्शन में कम से कम करंट अफेयर्स जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कहा नहीं जा सकता कि पैटर्न चेंज होगा या उसी पैटर्न से। नॉर्मली GK GS से क्वेश्चंस नहीं होते बट चांसेज हैं कि पूछे जा सकता है। जैसा कि पिछले कई सारे वीडियोज में कहता आया हूं कि आपका इंटरव्यू 2 पार्ट में, एक इनफॉर्मल पार्ट और दूसरा फॉर्मल पार्ट। तो इनफॉर्मल पार्ट में आपसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, जैसे आपने कब पास आउट किया, पास आउट करने के बाद आपने क्या किया, LLM किया, टीचिंग में है तो फिर क्यों APO ज्वाइन करना चाहते, आप दूसरे स्टेट के हैं, आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ आप छोड़ के चले जाएंगे, आज आप APO बनते हैं कल को आपका जुडिशरी में हो जाएगा तो फिर APO को आप छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप तार्किक तरीके से जो सच्चाई है उसे ही बताएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई कहानी बना लें इंप्रेशन जमाने के लिए इंटरव्यू के पर्पज से। तो जो पहला ऑप्शन है, अगर आप तार्किक तरीके से सही बात को सही तरीके से रखते हैं तो आपका पर्सनालिटी एक जेन्युइन, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल के तौर पे आएगा और जिसका एडवांटेज आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई झूठी कहानी इंप्रेशन बनाने के लिए अगर ऐसा सेकेंड ऑप्शन को आप प्रेफर करते हैं तो जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके सामने आपकी झूठी कहानी चल पाएगी या पकड़ी जा सकती है। जैसे आपने कह दिया कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब उनसे जब सवाल पूछे जाएंगे और चूंकि आपने कहानी झूठी बना रखी है तो जवाब देने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा और ये जो देरी है टाइम लगने में उससे आप बेनकाब हो जाएंगे। और क्रॉस एग्जामिनेशन का भी एक आर्ट है। अगर गवाह तुरंत जवाब दे रहा है तो मीन्स कि जो जानता है सच्चाई है, तुरंत अगर जवाब दे रहा है गवाह तो सच्चाई के चांस ज्यादा है। लेकिन गवाह सोच समझ के रुक के जवाब दे रहा तो वहां पे गवाह कुछ न कुछ कैलकुलेट कर रहा। और ये सारे आर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए आप लोग भी जानते ही होंगे। मेरा यह कहना है कि इंटरव्यू बोर्ड को झूठी कहानी बनाकर चकमा दे पाना मैं नहीं समझता कि समझदारी होगी। बाकी ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इन दोनों ऑप्शंस में जो भी आपको ठीक लगे अपने समझदारी से वो आप कर सकते हैं। थोड़ा आप ये भी समझें, मेंस में आपके पास टाइम होता है, सोचने समझने का वक्त होता है।
कुछ गलतियां हो गई तो उन गलतियों को ठीक करने का भी मौका होता है आपके पास, लेकिन इंटरव्यू में ये टाइम आपके पास नहीं होता है। इंटरव्यू में सभी सवालों के सही जवाब दे देना ही काफ़ी नहीं है। उन सवालों के सही जवाब आपने किस अंदाज में दिया वो भी काफ़ी मायने रखता है। आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट ने सभी सवालों के सही जवाब दिए फिर भी उसका नंबर नहीं आया। हो सकता है कि आपने इनफॉर्मल पार्ट में कोई झूठ बोला हो, आपकी झूठ पकड़ी गई हो और इसलिए आपका कम नंबर आया। ऐसा भी देखा गया है कि कैंडिडेट ने सवालों के जवाब वो ना दे पाया कैंडिडेट, और उस कैंडिडेट के अच्छे नंबर आ गए। तो ये भी वजह हो सकती है कि उसका इनफॉर्मल पार्ट बेहतरीन था, उसने सच्चाई से। तो इंटरव्यू का ये मतलब नहीं है कि आपने 10 सवाल के सही जवाब दिए तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा और आपने 5 सवाल के जवाब गलत दिए तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये इंटरव्यू का ये पैमाना हरगिज नहीं है। इंटरव्यू बस ये टेस्ट करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप कितने कमिटेड हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप जो आंसर देते हैं क्या वो रीजनेबल आंसर है, लॉजिकल आंसर है या नहीं। बहुत सारे चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। हम लोग ये तमाम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट निकला उसके अगले दिन से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो गया, किसी दिन 2-2 बार भी सेशन हुए हैं। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहे हैं। आप जुड़िए हमारे साथ, अपने सपने को साकार कीजिए। और साथ ही मैं उन तमाम स्टूडेंट जो बिहार एपीओ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सफल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये दुआ हमारी है, इसे कबूल कीजिए। और अंत में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स तक जो बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय। 5 तारीख का जिनका इंटरव्यू है, अगर आप में से किसी का भी इंटरव्यू इफ शेड्यूल्ड ऑन 5th एंड ड्यू टू सम रीजन और द अदर योर 1-to-1 सेशन हैज नॉट बीन कंडक्टेड सो फार। अगर 5 तारीख जिनका इंटरव्यू है या 4 तारीख 3 तारीख अगर 1-to-1 सेशन नहीं हुआ आपका अभी तक, तो वीडियो ऑन करके स्क्रीन पे आए इनफॉर्मल पार्ट के लिए। तीन अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। अगर आपका 1-to-1 सेशन नहीं हुआ तो वीडियो ऑन करके स्क्रीन पे आ जाइए। इट मीन्स कि 3, 4, 5 वाले लोग नहीं है। 6 तारीख का जिनका इंटरव्यू है और जिनका ये इनफॉर्मल सेशन नहीं हुआ अभी या जिनको मौका अभी नहीं मिल पाया किसी कारण से, वो आ जाए अपना वीडियो ऑन करके। छह तारीख का जिनका इंटरव्यू है और इनफॉर्मल अभी नहीं हुआ, 6 के कोई है अभी? 6 अक्टूबर, यस। आज हाँ, वीडियो ऑन करके आ जाइए स्क्रीन पर।
आपका भी 6 को है। तो चलिए, इनके बाद आपका इनफॉर्मल होगा। इनफॉर्मल आप जो जो समझ में आएगा जवाब दीजिएगा। हम लोग इसका 1-to-1 सेशन आपको देंगे। कल से शुरू हो रहा है 6 तारीख का। हाँ, ओवर टू तौसीफ जी। तौसीफ जी पूछिए, इनफॉर्मल शुरू कीजिए। यस सर। So myself, Rajesh Kumar. I have done a metric from Bihar Board in 2002 and then plus two from Bihar Intermediate Council in 2004. Then I have joined engineering course in 2006. Then after I have completed my training and done my graduation in 2010. Then after I have completed my IGB from Gas University, Jodhpur. Presently I am posted at Gwalior. I am sir holding a sergeant there in technical maintenance and training department. उसमें लॉ का कोई आपको पड़ेगा नो सर, अभी तो नहीं होगा, बट मैं टेक्निकल फील्ड में हूँ फिलहाल अभी। आप एक भी पूछ सकते हैं सर जी। Sir, for career enhancement, and my first initial engagement is going to be completed after 20 years, and I have already completed 17 and a half years. And second thing, I want to go home city, home state for further career enhancement. Okay, I'm from here. Yes, sir. Which district? I'm from Begusarai district. बेगूसराय में तो हुआ सर, वहाँ कावताल एक ग्राम साइट है और बरौनी तेल सोलर कारखाना हमारे यहाँ है जो काफी प्रसिद्ध है, और तेल सोलर कारखाना बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ही आता है जो बरौनी में आता है। Litigation नहीं किया, but I have gone through the entire syllabus for review and I work hard for the same course. Okay, आपके सर्विस कब तक होने वाली है? So my initial engagement is going to be completed in 2026 March. 2026 March. So मुझे आप बताइए कोई अपना तो वैसे तो मैं इंटर सिलेबस पढ़ रहा हूँ। मैं पूछा आप सब्जेक्ट कौन से अच्छे लगते हैं, तो आपको सिलेबस ये सब बता रही है। आपको सब्जेक्ट कौन से पसंद है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिमिटेशन है कुछ बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो बताओ। लॉ में आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मुझे एविडेंस सेक्टर अच्छा लगता है। एविडेंस सेक्टर अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे बताइए कंफ्यूजन कंप्यूटर में क्या लगता है? सर एडमिशन refers in section नहीं 17 of आपने मुझे सेक्शन में बताइए, आप मुझे पॉइंट बताइए डिफरेंस। ओके सर। सर एडमिशन इज genus and confession is STC. The admission of guilt is called confession. However, confession is not defined, but it is the
it is called as SPC, which is emission of pain. मुझे आपका सही से जवाब नहीं मिलता है। चलिए एविडेंस के और दूसरे बात दोनों सब फ्री में बड़े लक्ष्यों को कर सकते हैं। Sir, burden of proof never sits, but onus of proof is sitting as per the requirement. तो स्पेशल लॉ में आपको जैसे बिहार की जो फाइन है तो माइनर उसमें बड़े हो जाता है। Sir, as per the theory of innocence, generally, मैंने आपको एक टर्म नाम बता दिया। yes, sir, as per SC/ST Act, sir, accused के ऊपर जाता है, उसे burden उसे प्रूव करना पड़ता है beyond reasonable. एक्यूज के ऊपर जाता है उसे प्रूव करना पड़ता है। और जनरली किसके ऊपर जाता है? जनरली सर प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, बट कुछ स्पेशल एक्ट है जिसमें एक्यूज के ऊपर जाता है। ठीक है। और एविडेंस और कुछ बताइए सर, उसके बाद CRPC मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है? सर, जब FIR पुलिस ऑफिसर दर्ज नहीं करती है, then the person or victim or any other person, प्रोटेस्ट पिटीशन बोला करना चाहते हैं। sorry sir, I can't. देखिए जब आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज वहाँ पे इंटरव्यू में आप मत कीजिए। Okay, sir. ठीक है। अच्छा धन्यवाद। और मुझे आप पूछिए, मैंने कल एक सवाल पूछा था सेशन क्या है और वारंट ट्रायल क्या है? आप बता सकते हैं? Yes, sir. बताइए। Session trial can be adjudicated by the session judge and above, that is ADJ and above, but one trial is being conducted by the station, by state court only. ये डिफरेंस कर दूंगा सर, मेजर कंट्रोल। And just gist of and recording gist of the मतलब देखिए मैं बता दूं, आपके जवाब दे रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है आपके जवाब में, लैग कर रहा है जवाब में। ऐसा क्यों हो रहा है? सेकंड पॉइंट फिक्स क्या कहता है आपके पास? एलजी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत ही अलग है, लॉ से रिलेटेड है, प्रोफाइल ठीक है। तो आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई जो भी पूछा जाएगा तो भाई फॉर्मेट लेके चलता था उसको आपको जस्टिफाई करना होगा। प्लस जो आप लॉ में है ना, आपको लॉ अच्छे से बताना होगा। जब तक आप लॉ नहीं बताइएगा तो वो इंटरव्यू को करता होगा। आप एविडेंस नहीं पता है, मुझे पास टाइम नहीं होता है। अगर आप सेक्शन सीधे रीड करना शुरू कर दीजिए नहीं हो पाएगा ना। आपको एक बस बेस बताना है कि एडमिशन क्या होता है, कंपनी क्या होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस चीज के ऊपर आप पढ़ लीजिए और इस सारी चीजें लिखिए और तब करके आप बात और अपने जवाब दे रहे हैं ना, थोड़ा कॉन्फिडेंटली दीजिए। आपको खुद लग रहा है खुद करते हैं और जो चीजें आती है जो चीजें उसको लागत जवाब दे रहे हैं ना, वो इसमें से दिख रहा है क्योंकि शायद आप without preparation एकाएक आ गया नंबर। कोई नहीं यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। इस चीज का आप काम कीजिए। जैसे आपने एविडेंस बताया ना, आप एविडेंस जो ये मेन टॉपिक है वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए और प्लीज कोशिश ये कीजिएगा जवाब बहुत ही ब्रीफ में देने के लिए।
अगर आपसे एडमिशन पूछ रहे हैं तो आप ये मत कहिएगा एज पर सेक्शन 17 एडमिशन एज डिफाइंड एज दिस है, इतना टाइम नहीं मतलब बोल देंगे आप। ओके जब आपसे बोलेंगे कि किस प्रोविजन में तो आप बताइएगा, या आप सीधे बोल दीजिए सेक्शन 17 आपने लैंग्वेज बोल दी, सिंपल है। मगर आप पूरा दे रहे हैं ना, अगर आप पूरा पढ़ने लगेगा या पूरा तो इतना टाइम होता है वो इरिटेट है। ठीक है, आप ये सारी चीजें लिख लीजिए, पॉइंट को बना ये कर लीजिए। ओके ठीक है, जी सर। अंजुमन आपका 6 का इंटरव्यू है। अच्छा सर, 6 तारीख का और किन का है? 3, 4, 5, 6 अगर किसी का है तो 6 को आपका भी है। वीडियो ऑन कीजिए। सीधा हो सकता है आपका, थोड़ा टिल्टेड आ रहा। लैंडस्केप में करें या पोर्ट्रेट में करें? अच्छा, ये लैंडस्केप है, अगर आप पोर्ट्रेट में करेंगे तो मैं पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ। तो आप मुझे हाँ यस, तो शिव जी शुरू कीजिए। जी अभी देखते हैं। ठीक है। ठीक है, आप अपने रिपोर्ट लिखिए। I belong to the dark I have completed after that I have completed my graduation in Bachelor of Commerce in 2015. After that I am enrolled in LLB and I am completed it in 2009 from University of Allahabad. And after that I am enrolled in LLM course from University of Allahabad and I am completed it in 2021. तो आपका रिजल्ट 2021 जी सर। ओके, और आपने ग्रेजुएशन आपने बीकॉम किया? जी सर। तो बीकॉम के बाद आपने क्या सर प्लान पहले से ही था, बट मैं 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से था। मेरे पास ऑप्शन थी कि आप मैं बीए करूँ या फिर मैं बीकॉम। तो मैंने सर बीकॉम सोच लिया। मैं मुझे करना था तो ये भी कर सकते हैं आपके तो बीए कर सकते थे। तो आप सही काम चीजें सही है, बट अगर हम बीए लड़की की फीस देखें तो सर कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा हाई होती है, जो कम्युनिकेशन नॉलेज में होती है। इसलिए मैंने तो ये बीकॉम करने के बाद ठीक है। तो कॉमर्स के बारे में तो आपको बहुत अच्छा होगा, इस्लामिक के बारे में क्या तो थोड़ा आइडिया है, तो ज्यादा टेस्ट नहीं है। एक भी क्या होता है? तो ये नॉन एनपीए तो जो टेंशन ठीक है। नहीं मैं नॉन तो मुझे आइडिया नहीं है, काफी टाइम तो बेटा होगी तो आगे तो आइडिया नहीं है। आप तो एलिमेंट में मतलब तो क्रिमिनल लॉ में सबसे कुछ इसमें लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वो कैसे हो सकता है, मतलब तो सिविल के लेवल पर थोड़े अलग है। यहाँ पर हमें हर लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ के सिलेबस में आपको सेमेस्टर का सिलेबस में मतलब सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट को फिक्स मल्टी करोगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, आपका टॉपिक क्या था डिसर्टेशन का? सर मेरा डिसर्टेशन का टॉपिक था सोसाइटी एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड प्रॉब्लम फेस बाय एलजीबीटी कम्युनिटी। ठीक है, तो आपने क्या आंसर क्या दिया? तो
तो रिसर्च का आउटकम था कि जब मैंने इसको किया था उस टाइम पे तो नोटिस वीडियो का केस था, तो मेनली जो कंटेंट था तो ही फोकस था काफी ज्यादा, और साथ ही साथ नालसा के भी बेसमेंट पे फोकस था। तो रिसर्च का टोटल मिला कि चल अभी भी बहुत सारी रिफॉर्म्स तो हुए हैं, बहुत सारी जगह पे रिजर्वेशन भी दिया गया है, पर जो मेन स्ट्रेन है उसके तो अभी भी हम देखें तो 90% ऑफ द प्लांट सेक्टर या एचडीडी के कम्युनिटी के लोग हैं, तो अभी भी अगर हम देखें तो 90% से अभी पॉपुलेशन है वो मेन स्ट्रीम से कनेक्ट। तो क्या आपका सजेशन है? तो सजेशन भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग सजेशन भी आपने सजेशन दिया सर ये तो सजेशन ये थे कि हमें ऐसे कुछ लॉज को लेके आना चाहिए क्योंकि इन्हें इक्वलिटी में लेके आए, और साथ ही साथ ऑन ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसी चीजों को वर्क करना चाहिए जो हमें सोसाइटी में इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करे। ओके, सो आपके हिसाब से लॉ लाना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, पहली कंट्री कौन सी थी जिससे एलजीबीटी को लीगलाइज? तो आइडिया नहीं बनता है कि कनाडा क्या है? आप उस टॉपिक पे रिसर्च किए हैं अभिनंदन। एलएम जो होता है उसे कहा जाता है छोटा पीएचडी, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मुझे आइडिया नहीं है। आपने कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया, चैप्टर नहीं डाला आपने? नहीं तो चैप्टर पढ़े हैं बट एंट्रेंस नहीं करके ठीक है। ठीक है, तो कंपैरेटिव में आपको पता तो होगा कौन सी पहली कंट्री है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। आप सब्जेक्ट मुझे बताइए, सब्जेक्ट आपको कौन सा? फैमिली लॉ तो आप मुझे इंडियन एल्बम फैक्ट बताइए कि जो सर्टिफाइड कॉपी होता है सेकेंडरी एल्बम कितने प्राप्ति? तो मैंने सर्टिफाइड कॉपी जो थी वो सेकेंडरी एविडेंस और एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये प्रोविजन बताइए कि प्रोविजन में क्या है? तो ये है तो 76 श्योर है? तो 77 मस्ट हो। 7 बराबर है। चलिए ठीक है। क्लियर क्वालिफाई क्या होता है? तो पूरा क्वालिफाई ऐसी होती है जो कि जनरली पर्सन का पेश करता है इंसिडेंट वाले पेज को आप लेवल लिखी जाता है तो डिवीजन सेक्शन लेवल क्लियर क्वालिफाई के ग्राउंड पे बेल मिल सकती है। क्लियर क्वालिफाई के ग्राउंड पे बेल मिल सकता है, बिल्कुल गारंटेड मिलेगी। मिलेगी, मिल सकती है, मतलब क्या जेल का डिस्क्रिप्शन अगर हम नॉन अवेलेबल तो पहली वो टेस्ट का डिस्कशन रहना है बट तो डिस्प्ले ऑफ डिवाइस के नाम पे दे मिल जाती है। अब आपको ना आईसी में एक आपसे जो प्रॉब्लम दे रहा है आप बताइए क्या? ठीक है, ये है एक जो आप सेव किया जो लगे वाले ठीक है, वो चेक तो करेगा और फिर वो स्टोर कर लिया। एक के पास कोई रास्ता नहीं जाने के लिए, तो उसको किस सेक्शन में प्रोड्यूस करेगा? सेक्शन 340 में उसके बाद फिर होगा सेक्शन 340 में आएगा और सेक्शन 340 में असाइनमेंट किया तो वो कंफर्म चलो ठीक है, आपका बनूंगा। अच्छा, ठीक है, बस और कोई देना चाहेंगे मॉक? वीडियो ऑन कीजिए। यस, ओवर टू तौसीफ जी।
जी आप तैयार हैं? बताइए अपने बारे में, आपने कहा है My name is Usman Pahatilla and I am from Muzaffarpur and I done my A&M from Muzaffarpur University in 2019. Since from I am preparing for judicial service examination and my hobbies are music and talking with Okay. So, which is your favorite subject? evidence. Evidence. Okay. So, tell me about something 165. How 165 is different from 136? Can you differentiate? Sorry, sir. Okay. So, uh, section 31 of the Organic Act talks about corruption. It's talking on corruption, something like that. Section 131. No, section 31. Section 31, yes, sir. Section 31 is talks about admission and purpose stop. What does it mean? Once you admitted as something, you can't revert back to that statement that you didn't admitted that statement. It is applicable for both admission and completion or only for corruption? Sir, it's applicable to admission. Only for admission. Yes, sir, it's applicable to only for admission. Can you tell me about latent defect or patent defect? Yes, sir. Patent defect is mentioned under Section 93 of Indian Evidence Act. This is a kind of defect which is on the face. Defect is seen on the face, but in the latent defect, the defect can't be seen easily. Give me some example of latent defect and patent. Sir, for example, in patent defect, just I bought a house. In a contract, it is written, Mr. A bought a house at rupees 15,000 or 20,000. This is a latent patent defect. But when we go in a latent defect, in which written, A has sold a house which is located in Kolkata, but A didn't have any house in Kolkata. This is a patent defect. Okay, so patent defect can be curable or not? The patent defect is curable. Patent defect. Sorry. Okay, no problem. So, any other subject? Criminal procedure code. Yeah. Okay. So, tell me about product qualification. When the traffic has committed to the magistrate has an option either to drop the proceeding or to stop, initiate the proceeding. When the proceeding is dropped, the aggrieved person has an option to file a protest petition. Why this investigation and why this proceeding is not carried out? Okay. And what about the charges? The charges can be entered for the person of the business. Before the signing of the judgment. In which section is it mentioned? This is mentioned under section 290. 219. Yes, sir. Are you sure? No, sir. So, and what about IPC? It's also written. Are you ready? Yes. Okay. So, section 120B of IPC is talking about criminal conspiracy, punishment for Yes. criminal. Yes. And there is a concept of arrest law. Can you differentiate between criminal conspiracy and arrest? How both are different or both are related? In the criminal conspiracy, which is mentioned under section 120A, this talks about mere agreement for a criminal conspiracy is a punishable offense. But when we saw it going away, here the agreement must be with act. If overt
agreement is there. Isma, can you tell me the difference between the two? Section 120, section 120 says that mere agreement is a punishable offense. But section 171, there is no need of agreement. There is no need of agreement unless the conspiracy is further acted by any. As per section 120 capital A, okay, if a person gets any civil wrong, does it come under the civil possibility? No. Do you have your right? Yes, right. Oh, yes, sir. Clause 2 is come under evidence. Civil wrong also included in section 120 capital A. Capital A. Legal act. Okay. Okay, my time is over. और कोई देना चाहेंगे मॉक? उजमा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा इनफॉर्मल पार्ट पे। ये लॉ आपने क्यों ज्वाइन किया, एलएलबी क्यों किया? विक्रम, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, जिनका चल रहा है उन्हीं का ऑन रहेगा। वीडियो ऑफ कर दीजिए विक्रम जी। Sir, my inclination is towards arts, and in arts I found the law is in law career is very good and scope is very broad. That's why sir, I choose law. What is the connection between art subject and law? Both are related to human nature and humanity. So because law also governs the human nature and law is made for human and for society, and arts also related, completely related to human. That's what. Law is science or arts? That law is both science as well as art, because law is also an experimental subject. Day by day we are experimenting on humans. So maybe sir, we can consider it science and arts too. How humans are associated with law? Because law is made to conduct the human act and human tendency. Law and human both are connected to each other. We can say that both are the two sides of one coin. Can we say law regulates the conduct of human behavior, what a human being should do or should not do? Yes, sir, completely. If we see the example of when they start imposing fines, when we leave that law to be imposing fine on the person started not getting services, completely regulates human conduct. So when did you pass LLB? Sir, I had completed LLB in 2009. So did you opt for LLM or any higher degree? No, sir, I didn't opt for LLB. Did you join advocacy? No, sir, I didn't join. So after 2019, you have been doing nothing, no advocacy, only sitting and appearing into the exam. No, sir, actually, I'm my brother, so later that I am busy over there. So why do you want to become APO? Since from beginning of my law career, my inclination is towards litigation role, and I my personality little role in litigation, and like for my passion is also prosecution. That's why I wanted to join the prosecution. I wanted to join as a assistant prosecuting officer. So for litigation, the best platform is advocacy. APO, you would be only conducting the criminal cases on behalf of the state. Into advocacy, you may have cases either on behalf of victim or either on behalf of accused. Into APO, into prosecution, you may not have cases on behalf of the accused. So advocacy gives you broader spectrum. So far conducting cases are concerned, advocacy would have been the best option for you,
but instead you opted for this prosecution officer. Sir, because I just read so many magazines and research on that, I just found that we are having overburden of cases. Which And magazine? even they had Which magazine you read and found it there? What article was there? 2018, so I Why prosecution? Why don't you opt? You are totally confined only for APO, or you may be opting also for judiciary? So judiciary is my second priority. Judiciary is your second priority. Judiciary job is much respectable. Pay scale is also high. So this does not it sound very strange that you are, despite that you are opting for prosecution job? Sir, I am judiciary judiciary expect tax benefit because they have a power and much and more to do for the people. But sir, my passion is towards prosecution. That's why I opted for prosecuting officer, and I think we are being the more prosecutors because the courts are overburdened, and we need a prosecutor to reduce and minimize the overburden. If courts are overburdened, so in that scenario, in that situation, we need more judges, we need more court. How a prosecutor can reduce pendency of the case? Because there are many cases we don't have a prosecuting officer, assistant prosecutor. We are having much as the public prosecutors in the court, but we are also lacking in the assistant prosecuting, which assistant public prosecuting officer. Due to which the victim gets handed over the private lawyers who just giving them dates and dates and dates, which made the whole procedure very lengthy and time-taking process. I think the government officials that they will reduce that. Have you ever gone to the court? Yes, sir. So I have. criminal cases on behalf of a state is handed over to private lawyers. Do you want to say this? Yes, sir. I saw this. Criminal in so case. many cases. Yes, Yes, sir. which type of criminal case? Sir, even I worked for 2 months in POCSO cases, although they are also. So POCSO cases being prosecuted by private lawyer, not by prosecutor. Yes, sir. You have heard it, or you have seen it? I think it so there are public prosecutors available in POCSO court, special people, but still victims have started appointing their own private lawyers. Victim engaging their private counsel, that's a separate matter. The question is whether these POCSO cases are contested and prosecuted by prosecutors or not. This is the question. Yes, they're prosecuted. They are prosecuted, but the ratio is very less. So, is it mandatory also into a designated POCSO court? There has to be a PP appointed over there? Yes, sir. It's needed. It's a need of Indian society. As per the records available, we need more prosecutor or we need more judges as per the requirement. As per the requirement, we need more judges. So, do you have any idea about how many prosecutors are required and how many of them are available? So, To reduce pendency of cases, prosecutors, you see this assistant prosecuting officer, you have to be appointed before the court of magistrate. Every court has assistant prosecutors, additional public prosecutors. There is no scarcity of prosecutors as per the records.
Yes, we require more and more judges, we require more and more court to reduce the pendency, because a single judge is overburdened with so many cases, and due to this very reason, a speedy disposal of the cases are not possible. So, your passion for APO is temporary only for the purposes of interview, or is this a real passion? Sir, judicial examination. On record, you have not given any judicial exam. You have not Sir, opted till now. In future, do you plan so? No, sir, I'm not planning. So, what is the reason of this passion? Because sir, I like the first and most practical by being a prosecuting officer, job security, and second is that yes, sir, prosecution is my passion, and I like to prosecute in my. I am asking you the reason for your passion. Because I like to present myself. I like to present my side with confidence in the court. I like to represent someone who needs, and I like to represent what I think and what my observation proves in. That's all. So, you shall be representing, after being prosecutor, you shall be representing the victim of crime into the court, and this is, so one special question to you, prosecutor represent victim of crime into the court? Yes, sir. Victim. No, never. Prosecutor only represent the state. State. Yes, the state. Sorry, the state. Victim is also the state subject. Accused is also the state subject. Prosecutor has a duty towards a victim of crime, but prosecutor only represents the state. He does not represent the victim. The victim, out of anxiety or whatever, or like government prosecutor and like that, victims for their own side, victims for their own regions, they engage their private counsel. It doesn't mean that prosecutors are not discharging their duty with the responsibilities they are expected to do so. So, what is the role of prosecutor into criminal justice delivery system? Sorry, sir. I didn't understand. At what pedestal, at what level, the job of a prosecutor into criminal justice administration? So when the charge sheet submitted in when the police report submitted in the court of law, after that the prosecution was started. Say whose role is prime? If a crime is committed and to punish the accused, whose role is more important, either judge or prosecutor? Sir, both are I think equally important in different aspects. If we go in the trial aspect, starting the trial, Which post? My question is, which post, either post of prosecutor or post of a judge, like either the judge or the prosecutor? judge. Say if a case is not properly prosecuted, what options are available to a judge or magistrate? Prosecuted. Sorry, sir. I don't know. I just once again repeat, just think, cool down and think. If a case is not properly prosecuted, what the court can do?
Can court convict a man even in case of improper prosecution? Yes. So prosecutor owes primary responsibility, more and more vulnerable responsibility, and very, very important responsibility, because prosecution is the first stage. If the cases are not properly prosecuted, it has to result into giving some benefit of doubt to the accused, ultimately resulting into acquittal. So, do you know the crime rate of our country? Sorry, sir. Crime. Do you know the crime rate of our country and the conviction rate thereof? सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स, crime rate is something else. The span of time for commission of that crime. Crime, there are many crimes not being reported. It doesn't mean that crime does not happen. From the official sources, conviction rate is very low into India. Crime rate is very high. When crime rate is very high and conviction rate is very low, is it safe for the society or dangerous for the society? Sir, it's dangerous for the society. Very, very dangerous to the society. Yes. और एक स्पेशल सेशन होगा क्राइम रेट और कन्विक्शन रेट पे। अगर हमें ये जानना हो कि कन्विक्शन रेट क्या है, हर स्टेट का अलग अलग कन्विक्शन रेट है। टॉप में कौन सा स्टेट है जहाँ कन्विक्शन रेट हाई है, सबसे लोएस्ट कन्विक्शन रेट कहाँ क्या है, बिहार में कन्विक्शन रेट क्या है, बिहार में किस तरह के केसेस ज़्यादा हैं, उनमें क्या कन्विक्स, तो ये सब अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे? Sir, NCRB का report. यस, फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरबी। Crime Record Bureau. यस, उनकी साइट पे जाएं, सारा डाटा आपको मिल जाएगा। और आज के ज़माने में कोई बुरा नहीं है, गूगल इज ऑल्सो नॉट ए बैड टीचर। गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सभी स्टूडेंट्स जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मैंडेटरी है, क्राइम रेट को जानना, कन्विक्शन रेट को जानना। और लो कन्विक्शन रेट के पीछे अगर पूछा जाए कि अब सिंस उजमा यू सेड दैट दिस इज योर पैशन टू बी प्रोसिक्यूटर, so if I ask you what is the reason for low conviction rate? And the reason for low conviction rate was firstly investigation is not completed on a time. Second, Say, this is absolutely a wrong answer. Even if investigation is not completed within time, say if the accused is into custody, he may be released on bail. And do you know that if accused is in custody and charge sheet was not filed within a stipulated period of time, what will happen to the investigating officer? He shall be suspended straightway for non-filing of charge sheet within a stipulated period of time. So this is not fair to say that investigation is not completed within time. This is one thing. Investigation, whatever the way, either proper or improper, if accused is in custody, that is completed within time in almost 99.99% cases. If accused is not in custody, what is the time period for filing the charge sheet? If accused is in custody, that may be 60 days or 90 days as per section. Well, as per section 165 or 7? 7. 167.
and say the major reasons for low conviction rate in India is improper investigation, improper prosecution, and witnesses becoming hostile. There are three major reasons suggested by the Law Commission into its report, latest report. And Law Commission in fact regretted. It has taken it very, very seriously, and it has stated three major reasons. One, faulty investigation, improper prosecution, and witnesses becoming hostile. So, out of these three, which one is the major reason? That it's very difficult to say. It's not very difficult. It is the only major reason. And this is the witnesses becoming hostile. If there is improper investigation, we can take disciplinary action against the investigating officer. If there is improper prosecution also, there can also be disciplinary action against the prosecutor. But what the remedy is available if witnesses are turning hostile? बताइए. So if witness, we are having no members because we don't have, and yes, we don't have any members. Any of you? What is the remedy if witnesses becoming hostile? Cross-examination. प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगा तब सभी को हॉस्टाइल होने की तरह आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू प्रिवेंट विटनेसेस बिकमिंग हॉस्टाइल. विटनेसेस हॉस्टाइल ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, हम कैसे विटनेसेस को रोक सकते हैं? सर 164 का बयान करा दें. यस. पिछले क्लास में मुझे शुरुआती दौर में काफी लंबा डिस्कशन है, मोर देन 1.5 आवर. बहुत ही लंबा डिस्कशन है. वो समझाया गया है कि 164 के बयान की आवश्यकता क्यों है. 161 के जो बयान होते विटनेसेस के वो साइन नहीं होते. क्यों ऐसा प्रोविजन रखा गया कि 161 के बयान साइन नहीं होंगे? तो वो सब आप देखेंगे, वो पिछले वीडियोज को देखेंगे तो ये सारी चीजें 161 के बयान साइन नहीं होंगे. ऐसे प्रोविजंस को रखने से इसका दुष्परिणाम है विटनेसेस का हॉस्टाइल होना. अब आपके पास कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, इस विटनेस ने यही बयान दिया था पुलिस को और वो अपने बयान से मुकर गया. देयर इज नो रिकॉर्ड. ऐसा प्रोविजन इसलिए रखा गया था कि पुलिस की कॉलोनियल छवि, पुलिस की जो निगेटिव छवि है, पुलिस की जो एक अभी प्रेजेंट इमेज है आम लोगों के बीच, लोग पुलिस से डरते हैं, भय खाते हैं, और जेन्युइन केसेज में भी लोग ऐसे ही कहते हैं कौन यार कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के चक्कर में पड़े. ये एक आम धारणा सी बनती गई है और पहले ये और जबरदस्त हुआ करती थी. आजकल कुछ और स्लोली कम होते जा रहा. तो वहां पे उस समय सोचा गया कि लोग तो ऐसे ही पुलिस से डरते हैं, उनके बयान लिखे जाए और उनको उस पर साइन करना पड़े तो शायद ही कोई पुलिस को विटनेस मिल सके. तो इसलिए चूंकि विटनेसेस बगैर डरे, बगैर संकोच के पुलिस के पास जाएं, अपनी बात बताएं और विटनेस बने. तो इसलिए ये प्रोविजन रखा गया कि 161 के बयान साइन नहीं होंगे.
ऐसे प्रोविजन रखने का दुष्परिणाम ये हुआ कि ये विटनेसेस कोर्ट में जाकर एक्यूज से मिलकर या एक्यूज के डर के कारण ये विटनेसेस अपने बयान से मुकर जाते हैं। अगर विटनेसेस अपने बयान से मुकर जाएंगे तो किसी भी एक्यूज को कानूनी रूप से सजा नहीं किया जा सकता। ये विटनेस अपने बयानों से ना मुकरे तो इसलिए 164 का बयान पुलिस जहां समझती है कि अगर ऐसे चांस हो सकते हैं, कुछ अपराधों में ये मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन कुछ अपराधों में अगर पुलिस को लगता है कि विटनेस अपने बयान से मुकर सकते हैं तो पुलिस उन विटनेसेस का बयान 164 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने करवा देती है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दिए बयान से अगर ये विटनेस मुकर जाए तो फिर उन पे परजरी की कार्रवाई कानूनी रूप से हो सकती है। विटनेसेस के होस्टाइल होने के पीछे एक कारण ये भी है कि जो लीगल मैकेनिज्म इन द इवेंट ऑफ विटनेसेस टर्निंग होस्टाइल हमारे कंट्री में इफेक्टिव नहीं है। इट रिक्वायर्स ए चेंज एंड दिस चेंज हैज बीन सजेस्टेड बाय आवर लॉ कमीशन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? डिड यू गेट इट? पिछले क्लास में भी सभी लोगों ने कहा था यस सर, और अभी पूछा गया तो आप ठीक है। आप एक काम कीजिए, जितने भी वीडियोज है ना, जो अभी जैसे क्लास हो रहा तो मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो अगर पीछे से इनपुट साउंड वैसी आ रही है, नेटवर्क खराब है, तो फिर उस ऑडियो की क्वालिटी को एडिटिंग में नहीं ठीक किया जा सकता। लेकिन हमारा नेटवर्क ठीक है, इधर वाईफाई है, हमारी आवाज़ें बिल्कुल आपको वीडियो में क्लियर मिलेंगी। तो पिछले सारे वीडियोज बगैर स्किप किए हुए आप देखेंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे। मैं जिन जिन मुद्दों पे चर्चा कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, प्रीवियस एपीओ एग्जाम्स में पूछे गए हैं डिफरेंट स्टेट्स में। एक भी नया क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये हर साल पूछे जाते हैं, हर इंटरव्यू में पूछे जाता है। तो जो चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं उनको कॉपी में नोट्स बना के नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, इस तरीके का आप रिफाइंड आंसर देते हैं इंटरव्यू में तो स्वाभाविक है कि आपका अच्छा आंसर माना जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे भी। और अगर हवाबाजी करेंगे तो फिर वो इंटरव्यू में उतने अच्छे नंबर नहीं आ सकता। और साथ में ये भी आप देखेंगे विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पे भी आपको रिसर्च करके ये टॉपिक तैयार करना है, और ये रिसर्च करके ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। फिर आपका, अब देखिए, मॉक में तो हल्की फुल्की चीज़ें बताई जा सकती हैं। मॉक में टीचिंग टाइम ही नहीं है कि टीचिंग हो सके। आई हैव मेनी मच मोर थिंग्स टू शेयर विथ यू। कम से कम एनसीआरबी का डेटा जरूर याद कर लीजिएगा। बिहार में कन्विक्शन रेट क्या है उसे जरूर याद कीजिएगा। अब पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा ये तो हम लोग नहीं तय कर सकते, चांसेस हैं पूछे जाने के। और जैसे ही आपने उजमा कहा कि आपका पैशन है, ठीक है, आप पैशन है, अच्छी बात है, लेकिन अगर पैशन है तो उस पैशन का जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। आपका आंसर ये होना चाहिए कि कन्विक्शन रेट कम है, ऐसे में एज ए सिटीजन हमारी ड्यूटी बनती है कि मेरा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, इसलिए मैं प्रोसिक्यूशन में आना चाहती हूँ। मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से प्रोसिक्यूशन हो। किसी भी एक्यूज ने जिसने क्राइम किया है उसके बचने के चांस ना हो। तो ये सारा, अगर इफ यू हैव द पैशन यू मस्ट हैव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। क्या तौसीफ जी? अगर मान लीजिए कि हमारा पैशन है एपीओ का, तो सिर्फ कहने से तो पैशन नहीं हो जाता ना। आप चाहे जितना भी कह लें, ऐसे आंसर पे आप चाहे जितना भी कह लें, इंटरव्यू बोर्ड यही समझेगा कि इंटरव्यू है इसलिए पैशन है।
इंटरव्यू खत्म, सारा पैशन खत्म। अब हो सकता है आपकी कहानी सच्ची हो, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड इज नॉट गोइंग टू बिलीव यू अनलेस यू हैव द जस्टिफिकेशन। अगर पैशन है तो ये सारे जस्टिफिकेशन दीजिए, लॉ कमीशन और ये कन्विक्शन रेट की बात कीजिए, फिर इंटरव्यू बोर्ड देखिए कितना खुश होता है, कितना इंप्रेस होता है आपसे। और जो भी नंबर इंटरव्यू बोर्ड के पास होगा अवेलेबल, वो सारे के सारे नंबर वो आपको देगा। और कोई लोग मौक देना चाहेंगे? एनी ऑफ यू मॉक में? चलिए वीडियो ऑन कीजिए। मुंसद जी ये बताइए कि लॉ में एडमिशन लेने का जो जिस समय आपने एडमिशन लिया, तो क्या वॉज देयर एनी रीजन? सर्वेश जी अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। जब आपने लॉ में एडमिशन लिया, वॉज देयर एनी रीजन, या वैसे ही आपने कि चलो एक डिग्री मिल जाएगी? क्यों लिया लॉ में एडमिशन? सर मेरा ग्रेजुएशन भी लॉ में ही है, मेरा बैचलर बिजनेस लॉ है। पहले से ही मेरा थोड़ा मतलब इंक्लिनेशन लॉ की तरफ रहा है, इसलिए मैंने एलएलबी में। एलएलबी करके आपको लॉ कैसा लगा? सर लॉ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कैसे? सोसाइटी के बारे में जानने की और सोसाइटी को रेगुलेट करने के बारे में जो हमको समझ आती है, उससे मतलब अच्छा लगा था ये सब। ये क्राइम को अंडर कंट्रोल, अगर मान लीजिए कि क्राइम बढ़ रहा है, तो उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं? सर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सर सोसाइटी को सिविलाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सर गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा भी रही है और फर्दर भी उठाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने सोसाइटी को सिविलाइज्ड करने के बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है। उन स्टेप्स में से कोई भी एक दो स्टेप्स का नाम बताइए जो गवर्नमेंट ने सोसाइटी को सिविलाइज्ड करने के लिए उठाया। सर जैसे राइट टू एजुकेशन को सर फंडामेंटल राइट के अंदर डाला गया है सर आर्टिकल 21। नहीं, एजुकेशन पहले भी था, एजुकेशन आज भी है, और आज ज्यादा एजुकेशन है, आज ज्यादा क्राइम हो रहा। क्राइम रेट पहले की तुलना में लगातार बढ़ता जा रहा। सो आपसे क्राइम का वजह नहीं पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्राइम को कंट्रोल करने के दूसरी चीजें हो सकती हैं, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो क्राइम होने के बाद होगा, या क्राइम होने से पहले भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा? सॉरी सर, इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा हूं। चलिए अपने सीआरपीसी में क्राइम प्रिवेंशन के कोई ऐसे प्रोविजंस हैं? यस सर। क्या प्रोविजंस हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वहाँ पे चेक दिया गया है। ठीक है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन तो ठीक है, अप्रीहेंशन ऑफ क्राइम है तो उसको डिटेन किया जा सकता है, लेकिन क्राइम ना हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्राइम कम हो, इतनी तेजी से क्राइम ग्राफ बढ़ते जा रहा। सॉरी सर, मैं पहुंच नहीं पा रहा। गुड पॉलिसिंग
आप लोग देखते होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम कई तरह के सर्कुलर्स कि फ्रेंडली पुलिस, आपकी पुलिस, पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप, पेट्रोलिंग, इंटरैक्शन, और सीआरपीसी में जो प्रोविजंस है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कमिश्नर, वो क्यों, पब्लिक अगर इंफॉर्मेशन देगी तो पब्लिक पुलिस इंटरैक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जो पुलिस की जो कॉलोनियल छवि है, पुलिस की जो डरावनी छवि है, पुलिस मतलब डर, ऐसा एक इमेज बैठा हुआ है, और इस इमेज का असर इतना पड़ा कि नो कन्फेशन गिवन टू ए पुलिस अफसर टू बी प्रूव्ड। इतनी पुलिस की बुरी छवि बैठी हुई है, जिसके कारण से हमें सेक्शन 25 रखना पड़ा एविडेंस एक्ट। आप वही यूके में चले जाएं, अगर इफ कन्फेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ ऑफ कन्फेशन एंड इंडियन लॉ ऑफ कन्फेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है? If confession to a police officer is voluntary, that is admissible under English law. Indian law में the word police is sufficient. The moment the word police comes, the confession is totally inadmissible. And why? To prevent extortion of confession, to prevent and curb the misuse of third degrees. थर्ड डिग्री किसे कहते हैं? आप में से कोई भी? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ, ये क्या होता है थर्ड डिग्री? मतलब किसी भी जो पर्सन है जिसको भी गिरफ्तार किया गया उसको जो टॉर्चर करके उससे कन्फेस करा देते हैं। Resorting to physical violence by the police is known as third degree. जो क्राइम कंट्रोल वो प्रोसिक्यूशन का पार्ट है या इन्वेस्टिगेशन का या पुलिस का? अगर पूछा जाए कि क्राइम कंट्रोल इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन या इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन, इसका लेकिन तीनों में आपसी सहयोग होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। एक चीज आप लोग सभी लोग बिल्कुल दिमाग में साफ साफ बिठा लीजिए, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम कंट्रोल, क्राइम रेट एंड कन्विक्शन रेट, इसमें प्राइमरी ड्यूटी एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की होती है। अगर केस ही अदालत के पास सही तरीके से प्रोसिक्यूट ना हो अदालत में, अब मान लीजिए विटनेसेस के बारे में प्रोसिक्यूटर साहब अभी उन्होंने बताया ना कि प्रोसिक्यूटर को कोई परवाह नहीं है, प्राइवेट आते हैं, तो इज दैट प्रॉपर प्रोसिक्यूशन? तो अगर केस सही तरीके से प्रोसिक्यूट ना हो तो कोर्ट के पास कोई विकल्प है क्या? कोर्ट इम्प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के आधार पे किसी को सजा सुना सकती है? आप बच्चे लोग, बाकी बच्चे लोग भी बताइए। तो अगर आप एपीओ के लिए जा रहे हैं और जब आपसे पूछा जाए कल को जुडिशरी में हो जाएगा आपका, तब तो आप एपीओ को छोड़ देंगे। तो एपीओ क्या हम लोग कह सकते हैं कि कन्विक्शन रेट और इन सारे चीज़ों में एपीओ की एक जज से ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? तो ये सारे जस्टिफिकेशन
जिन लोगों के 1-to-1 सेशन हो गए उन लोगों से भी सेकेंड राउंड में पूछा जाएगा, और जिनके 1-to-1 सेशन अभी होने को हैं तो ये सब तैयार कर लीजिएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि 2 मेंबर होंगे बीपीएससी की तरफ से, एक कोई लीगल फील्ड से। अब देखिए कौन कैसे क्या वो करते हैं। तो एपीओ का इंटरव्यू टिपिकल इंटरव्यू होता है, और टिपिकल इंटरव्यू जो एपीओ के जॉब प्रोफाइल से मैच करता है, जो चीज़ें उन सारे चीज़ों की हम लोग चढ़ते। कुछ क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चंस कि आपका कल को जज में हो जाएगा या होम स्टेट में, ये अधिकतर क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन का इतना शानदार जस्टिफिकेशन है और लॉजिकल जस्टिफिकेशन है। क्या हम लोग अगर ऐसे सवाल हो कि अगर आपका बाद में जुडिशरी में हो जाए तो एपीओ के पोस्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है कन्विक्शन रेट और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में? किया जा सकता है। क्या बाकी लोग भी बताइए। इन लॉजिकल आंसर से एपीओ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कन्विक्शन रेट के लिए कोर्ट को ब्लेम करेंगे या इन्वेस्टिगेशन को या प्रोसिक्यूशन को या तीनों को? लो कन्विक्शन रेट है तो लो कन्विक्शन रेट में कोर्ट का कोई फॉल्ट किसी भी तरह का? कोर्ट का फॉल्ट नहीं होता, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ये दोनों मिलकर जो है किसी भी मामले का जो है। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है ना, अगर हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर विटनेसेस पे उसकी पकड़ नहीं है, विटनेसेस की पर्सनालिटी पे, अब मान लीजिए कोई डरपोक आदमी को विटनेस बना दे, अब वो विटनेस कर रहा है कि सर हमको मत बनाइए, हम दुश्मनी नहीं मोल लेंगे, वो अपने आप ही घबराया हुआ है, और वो अपने आप ही घबराया हुआ है। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अब वो उसे छोड़ के दूसरा विटनेस ढूंढेगा, उसका टाइम लगेगा। तो उसने कहा जो होगा कोर्ट हमारा क्या है, हमने तो करके बना के दे दिया। तो ये जो टेंडेंसी सिलेक्शन ऑफ विटनेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत ही अहम है। अब मान लीजिए कोई विटनेस डरपोक टाइप का आदमी है, वो खुद ही घबराया हुआ है और उसको जबरदस्ती का विटनेस बना दिया जाए, तो फिर मुकदमे का अंजाम क्या होगा? ये सारी चीजें, हाँ, ये सारी चीज आप अगर लॉ कमीशन की रिपोर्ट वगैरह और जो सारी चीजें आती रहती हैं तो टाइम टू टाइम इस पे खूब चर्चा होती है। ट्रेनिंग एकेडमी में इन पे फोकस किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, सारी चीजें की जाती हैं। और साथ में कन्विक्शन रेट हम सब लोगों को हर हालत में तैयार करके रखना है कि कन्विक्शन रेट की स्थिति क्या है। अभी शायद आंध्रा में सबसे अच्छा कन्विक्शन रेट है अभी फिलहाल। आई एम नॉट श्योर अबाउट, मुझे भी निकाल के देखना पड़ेगा, मैं भी देख लेता हूँ, आप लोग भी अपने लेवल से देख लीजिए और फिर इसका हम लोग चलाएंगे। तो एक इनफॉर्मल क्वेश्चन एक और आपसे। यस सर। केस का प्रॉपर प्रोसिक्यूशन, मुझे यस सर। अगर मान लीजिए कि एक्यूज डिफेंस विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, यस तो सर। जब भी एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है तो अपोजिट साइड, जैसे प्रोसिक्यूशन का हो रहा है तो एक्यूज के काउंसिल का रहना,
डिफेंस का हो रहा है एग्जामिनेशन इन चीफ, तो पीपी का मौजूद रहना ये क्या जरूरी है या नहीं जरूरी है? अगर वो एब्सेंट हुए तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? सर यहाँ पे उपस्थिति जरूरी है। एग्जामिनेशन के दौरान उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। देखिए, एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। दोनों साइड मैं आपको इसका लॉ बता रहा हूँ और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर मान लीजिए कि डिफेंस विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ चल रहा, तो सिविल केसेज में तो है कि एग्जामिनेशन इन चीफ आप एफिडेविट बना के लाइए, पार्टीज का दे दीजिए, हो गया। लेकिन क्रिमिनल केसेज में एग्जामिनेशन इन चीफ उस विटनेस को अपने मुंह से बोलना पड़ेगा और वही रिकॉर्ड किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। अब मान लीजिए विटनेस कोई चीज नहीं बता पा रहा है एग्जामिनेशन इन चीफ में और अपोजिट काउंसिल नहीं है, वहां पे डिफेंस या प्रोसिक्यूटर नहीं है, तो जब विटनेस का बयान हो रहा है एग्जामिनेशन इन चीफ, तो जिस पार्टी का विटनेस है उस पार्टी के प्लीडर की एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि जो कमियां रह गई उनको वो पूरा कर देता है लीडिंग क्वेश्चन के जरिए। जैसे ये ठीक है ना, अच्छा डेट भूल गए, डेट बता दो, टाइम क्या कपड़े पहने था वो भी बता दो, लाइक दिस। तो एग्जाम ने दिस इज वन एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट, अब मान लीजिए कि सो फार एज एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इज कंसर्न, तो लॉ ये है, पिछले शायद 12वें या 11वें किसी पार्ट में मैंने इंट्रो में कहा था कि जो एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन लॉजिक। लॉजिक इनटू द सेंस कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। हाँ, तो डॉक्यूमेंट हैज टू बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। अब मान लीजिए कि कोई पार्टी, इफ ए पार्टी फेल्स टू रेज ऑब्जेक्शन, अगर डॉक्यूमेंट जब प्रोड्यूस हुआ और उस समय उस पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो वो पार्टी उस ऑब्जेक्शन को बाद में रेज कर सकती या नहीं कर सकती? नहीं कर। तो लॉ ऑफ स्टॉपेल के कारण वो पार्टी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। तो अगर आप एब्सेंट हैं, कोई डॉक्यूमेंट एग्जीबिट हो रहा, वो ऑब्जेक्टेड होना चाहिए था, आपने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, तो डेट विल जियोपर्डाइज योर इंटरेस्ट। तो एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एपीओ की ड्यूटी, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो तो उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? डिफेंस काउंसिल हमेशा विटनेसेस को धमकाने का, उसे मिसगाइड करने का, सवालों में उलझाने का हमेशा प्रयास करते रहता, हमेशा। अगर विटनेस ने ठीक से बयान दे दिया तो एक्यूज के बचने का देयर इज नो चांस एट ऑल। प्रोसिक्यूशन केस में लैप्स का ही फायदा मिलता है एक्यूज को। अगर प्रोसिक्यूशन केस में कोई लैप्स नहीं है तो शायद ही कोई एक्यूज क्राइम करके बच पाए, उसे सजा होगा ही होगा, हर हालत में होगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रोसिक्यूटर साहब नहीं है, अब डिफेंस काउंसिल जैसे वैसे धमका रहे हैं विटनेसेस को, वो विटनेस अब उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, अब वो अंडर प्रेशर जो भी स्टेटमेंट दे, वो किसी सवाल का जवाब अगर प्रोसिक्यूशन के खिलाफ चला गया या कोई एम्बिग्यूटी हो गई तो उसका आगे का प्रोसेस है री एग्जामिनेशन। हम लोगों ने पिछले तो फार एज प्रोसिक्यूटर का जॉब अगर इन कारणों से देखें, नॉट ओनली with respect of the conviction rate but also in respect of recording of evidence into the court. तो जज
की रेस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की अगर कोर्ट ने सही ऑर्डर नहीं पास किया तो बहुत सारे तौर तरीके, आप अपील में चले जाइए, यू कैन गेट डेट करेक्टेड ऑफ फ्रॉम देयर। लेकिन अगर केस ही सही तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं हुआ तो फिर अपील में भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स, प्रोसिक्यूटर की जो जिम्मेवारियां हैं कोर्ट की जिम्मेदारियों से ज्यादा है सो फार एज कन्विक्शन रेट इज कंसर्न। मैं इन्हीं कारणों से कहा करता था कि दुनिया का ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसका इलाज नहीं। बच्चे लोग अक्सर घबरा जाते थे कि कल को आपका जुडिशरी में होगा तो छोड़ के चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया जाता था, लेकिन आप शानदार तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। आप ये सारे जस्टिफिकेशन देंगे, जरूर आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। इंटरव्यू बोर्ड भी मानेगा कि हाँ आपका बहुत ही अच्छा और लॉजिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। चलिए एनीवे, अब हम लोग फॉर्मल पार्ट शुरू करेंगे। आज सीआरपीसी का टॉपिक है। आपको 3 केसेस कहे गए थे तैयार करके आने के लिए। वो केसेस आई होप एंड बिलीव कि तैयार कर लिए होंगे आपने। ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया? The writing of a FIR is mandatory and preliminary inquiry, preliminary investigation can be done in some cases, which is related to the matrimonial and corruption cases. और There are five cases where the preliminary investigation can be carried out. फैमिली डिस्प्यूट्स, Family disputes, कमर्शियल ऑफेंसेस, commercial offenses, right? मैट्रिमोनियल तो हो ही गया, मेडिकल नेग्लिजेंस। Medical negligence. तो सभी लोग नोट कर लीजिए। ललिता कुमारी के केस में एक ही लाइन रहता है कि कॉग्निजेबल केस है। अगर इफ इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल केस FIR हैज टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन ललिता कुमारी के ही केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मे बी मेड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, देयर इज नो प्रोविजन। अब इसका कुछ और भी एकेडमिक थोड़ा सा आपको बता दें। इंक्वायरी इज नेसेसरली ए मैजिस्ट्रियल एक्ट एज पर द डेफिनेशन गिवन ऑफ द इंक्वायरी सेक्शन 2 में। क्या डेफिनेशन है इंक्वायरी का? इंक्वायरी का क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? इंक्वायरी किसके द्वारा किया जाएगा? सेक्शन 2 CRPC बताइए आप में से कोई भी। मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा। जी सर, हाँ 2G में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2G। यस, तो इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड बाय नन। यस बताइए। Inquiry can be conducted by none other than either court or the magistrate. तो अब इंक्वायरी तो CRPC के मुताबिक सिर्फ कोर्ट और मजिस्ट्रेट कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक शब्द का यूज किया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज एन इंक्वायरी कंडक्टेड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR। नोट सर 159 सेक्शन 159 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का यूज किया गया है। डेट इज समथिंग एल्स, हम लोग बाद में आएंगे उस पर। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज द इंक्वायरी प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR
अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का कोई केस हो तो उसमें एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का करना मैंडेटरी है? सो मैंडेटरी कर दिया है क्योंकि बहुत से झूठे मामले आ रहे थे, इस वजह से उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए इसको गाइडलाइन दी। बाकी बच्चे लोग बताइए, मैट्रिमोनियल केसेज में एफआईआर रजिस्ट्रेशन से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी है और इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ पुलिस ऑफिसर। सो ये मैंडेटरी है सर। बाकी I बच्चे think it depends upon the choice of police officer. बाकी और बच्चे लोग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना मैंडेटरी नहीं है, पुलिस अगर चाहे तो कर सकती है, इसे नोट कर लीजिए। तो जी सर। मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता है तो की जा सकती है। दोनों में अंतर है कुछ या दोनों एक ही है? बताइए। अंतर है। और बहुत ही बड़ा अंतर है। मेंस में अगर हम इसे ही लिख दें कि मैंडेटरी है तो फिर हमारे नंबर अच्छे नहीं आ सकते। इंटरव्यू में अगर ऐसे हम बोल दें तो हमें तो लगेगा कि हमने सही बोला, लेकिन फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि भाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में भी कंडक्टेड? अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिमोनियल केस टोटली झूठा ही फाइल किया गया है तो अब एफआईआर कीजिए, वो तमाम तो उन चीज़ों के लिए भैया एफआईआर करने से पहले आप थोड़ा देख समझ लीजिए। फैमिली डिस्प्यूट्स में भी यही हाल है। कमर्शियल ऑफेंसेज, चीटिंग सीटिंग, इन सारे के ऑफेंसेज। मेडिकल नेग्लिजेंस केसेज, केस खराब हो गया तो डॉक्टर ने जानबूझ के ऐसा किया। करप्शन केसेज, तो इन सारे केसेज में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ये जो दी जा रही है, जैसे मैट्रिमोनियल, फैमिली डिस्प्यूट, कमर्शियल, मेडिकल नेग्लिजेंस एंड 5 एग्जाम्पल्स जो दिए सुप्रीम कोर्ट ने, कहे कि दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, दिस इज ओनली इलस्ट्रेटिव। अगर आवश्यकता है, नीड है किसी केस के पर्टिकुलर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज में, तो और भी केसेज में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। ड्रॉबैक ऑफ ललिता कुमारी केस क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी स्टूडेंट ने बताया कि जस्ट 1 सेकेंड, दिल्ली जुडिशरी में उसके एग्जाम में ललिता कुमारी केस पूछा गया, कैंडिडेट ने बिल्कुल सही बताया। उससे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि ठीक है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि अगर मान लीजिए कि मैट्रिमोनियल केस आया और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में पुलिस ने उस केस को झूठा पाया तो फिर आगे क्या किया जाएगा? तो वैसी स्थिति में ललिता कुमारी केस इज टोटली साइलेंट। अगर मान लीजिए कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और केस झूठा पाया गया तो फिर आगे क्या होगा? जजमेंट इज नॉट क्लियर अबाउट, देयर इज एम्बिग्यूटी इनटू द जजमेंट। So this is also one of the academic criticism of that judgment. अब डीजीएस का थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है। हम लोग अगर डीजीएस के लेवल से तैयारी करेंगे तो बाकी एग्जाम में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कितने दिनों में कंप्लीट हो जानी चाहिए ललिता कुमारी जजमेंट के हिसाब से?
यस, वेरी गुड। और एक और उसके बाद अरनेश कुमार जजमेंट आया। कब आया अरनेश कुमार जजमेंट? ईयर कुछ 2000 कितना 2013 हाँ। और ये अरनेश कुमार जजमेंट में क्या कहा गया है? तो 498A का मैटर था ना, रमेश कुमार जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में की जानी चाहिए। जो ऑटोमेटिक अरेस्ट होता था वो ऑटोमेटिक अरेस्ट मतलब एक तरीके से बाहर और दूर ना हो। हाँ, ये देखिए, नॉट ओनली 498 केसेस। चलिए थोड़ा देर के लिए हम लोग मॉक से एक अलग हटके थोड़ा सा एकेडमिक डिस्कशन से जानकारियां बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती भी हैं। और लॉ आप पढ़ रहे हैं, डिस्कशन ना हो तो फिर लॉ अच्छे मैं एक दूसरी चीज इसका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एक थीम रख रहा हूं मैं आपके सामने। हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डाइसन है और बहुत कई लोगों ने बहुत कुछ किया, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की सारी बातें ठीक है। कैन वी इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ अनलेस वी मेक द पीपल लीगली अवेयर? इस पे जब विचार कीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। और क्यों नहीं, मेरे ऐसा अगर कोई आदमी इंटरव्यू बोर्ड में होगा तो जरूर पूछेगा। मेरे अगर जो पोस्ट पे आप जा रहे हैं, एक दो स्पेशल क्वेश्चन होने चाहिए। और ये बहुत छोटा सा थीम है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कैन यू इन्फोर्स रूल ऑफ लॉ अनलेस यू मेक द पीपल लीगली अवेयर? अगर लोग जागरूक नहीं है लीगल तरीके से तो रूल ऑफ लॉ सिर्फ स्कूल कॉलेज और किताबों की बात है। रियल लाइफ में फिर रूल ऑफ लॉ की कल्पना हम लोग नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि रूल ऑफ लॉ की कल्पना कर लेंगे इफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, इफ द पीपल आर नॉट लीगली अवेयर? आप मेरे से असहमत, आप मेरे से खूब असहमत होइए, आप असहमत होंगे, कुछ डिस्कशन होगा, कुछ जानकारियां बढ़ेंगी। तो मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली और फ्रैंकली मैं कह रहा हूं कि आप हमसे असहमत हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। असहमत होने के लिए कुछ ना कुछ रीजनिंग होगा आपके पास। तो अगर ये थीम है कि रूल ऑफ लॉ, और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मॉक इंटरव्यू के क्लासेस चल रहा है, अरनेश कुमारी की बात हो रही, ललिता कुमारी डिस्कस किया और अचानक से उठ के कि रूल ऑफ लॉ, और अचानक से जंप कर जाना कि रूल ऑफ लॉ, भाई रूल ऑफ लॉ मिसनोमर है अनलेस अंटिल पीपल आर लीगली अवेयर। ऐसा क्यों मैं कह रहा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा कि 498A के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 41 CRPC है, क्या 41 CRPC है? अरेस्ट, सो इसमें जो है तो गलत है, इसमें जो अरेस्ट की जो गाइडलाइंस दी गई है, जो हाँ, पुलिस ऑफिसर को ग्राउंड एंड रीजंस फॉर अरेस्ट, वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आपने 41 अच्छे से पढ़ाई होगा मेंस के दौरान, है ऐसी सारी चीजें उसमें, बताइए। फो 41 निकाल के देखिए, ये सारी चीजें हैं। CRPC का 41, चलिए अगर आप में से किसी के पास CRPC है तो जाए एक बार पढ़ दीजिए 41। थोड़ा सा लंबा है, 5 मिनट समय लगेगा।
इन चीजों पे ध्यान दिया है कभी आपने, या वैसे नोट से 41 का काम, मतलब माइंड नहीं कीजिएगा हमारी बातों को। 41 में ऐसी चीजें हैं कि पुलिस अफसर अगर 7 इयर्स तक के अगर सजा वाले केसेज हैं तो चाहे तो अरेस्ट कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करता है तो भी उसे जस्टिफिकेशन और रीजनिंग लिखनी पड़ेगी, और करता है तब भी और नहीं करता है तब भी। ऐसी बाकी बच्चे लोग बताइए, ऐसी बातें लिखी हुई है सेक्शन 41 सीआरपीसी में? लिखा हुआ है। अभी सभी लोगों के माइंड में ये है FIR मीन्स ऑटोमेटिक अरेस्ट। अगर अग्नेश कुमार का जजमेंट नहीं भी होता हमारे, चलिए अग्नेश कुमार का जजमेंट है हमारे पास, 498A के केस में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता है, और हम उसे नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट एराइजेज ओनली इन केस जो 41 के अंतर्गत फॉल करते हैं उन केसेज में। तो 41 का प्रोविजन इज दैट ओनली कन्फाइंड टू 498A, और 41 के जो प्रोविजन है दैट शुड बी एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी केस। ये एक सवाल है आपसे, सोचिए और जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्नेश कुमार के जजमेंट में ऐसी बातें इसलिए कही कि मैट्रिमोनियल केसेज में लॉट्स ऑफ फॉल्स केसेज जिनका कोई रोल नहीं, उनको भी एक्यूज बनाया जा रहा, और पुलिस सेक्शन 41 को पूरी तरह से वायलेट कर रही। तो क्या कहा अग्नेश कुमार के जजमेंट में? चेकलिस्ट रखने के लिए कुछ बताइए। अग्नेश कुमार की तैयारी किया है तो कुछ बताइए, क्या कहा गया अग्नेश कुमार में? Any of you who can talk about Agnesh Kumar judgment? आप में से कोई भी आदमी अग्नेश कुमार, अगर एपीओ के एग्जाम में अग्नेश कुमार जजमेंट नहीं पूछा जाएगा तो कहां पूछा जाएगा? लगता है तैयारी नहीं कर पाए आप लोग। अगर तैयारी नहीं कर पाए तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। अब ललिता कुमारी केस थोड़ा आसान था, ज्यादा पॉइंट नहीं थे, वो हो गया 2 मिनट में। अग्नेश कुमार वाला भी जजमेंट कोई खास नहीं है, थोड़े से, लेकिन आई विश कि आप अग्नेश कुमार के जो गाइडलाइंस हैं उनको पढ़ लें, सेक्शन 41 को पढ़ लें, और उसके बाद हम लोग उसका मॉक करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने तैयार किया स्टेट गवर्नमेंट जो है गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करे, गाइडलाइंस फ्रेम किए गए हैं इसमें। ये आप हाँ, तो ये देखिए, हम लोग अब अगर आप में से कोई भी अगर अग्नेश कुमार जजमेंट पे तैयार हैं तो 2 शब्द बताइए। एनी ऑफ यू? मैं इसलिए कह रहा था, और और भी बहुत सारी चीजें उनको देख लीजिए। एक बार आप अपने लेवल से तैयारी कर लीजिए। आप सभी लोगों ने पीटी मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, आप सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जी।
नरेश कुमार ने कहा कि प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी जो है आवश्यक नहीं है जी और तो अपने मजिस्ट्रेट अपने अधिकारिता में की भी करके कर सकते हैं। जी जी जी, उसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए आप सिर्फ अरनेश कुमार पढ़ेंगे तो अरनेश कुमार के जजमेंट के इफेक्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। अरनेश कुमार का जजमेंट पढ़ने से पहले आपको सेक्शन 41 सीआरपीसी पढ़ना है। सेक्शन 41 सीआरपीसी से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं किसी भी स्टेट का हो, सेक्शन 41 से रहता है खूब क्वेश्चन, डेफिनेट क्वेश्चन। जी सर, starting में यही सुनते हैं। बाकी बच्चे लोग और भी स्टेट का दे रहे होंगे। सेक्शन 41 सीआरपीसी का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट मेंस में, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ। तो और अरनेश कुमार को समझने के लिए आप पहले सेक्शन 41 पढ़िए, फिर अरनेश कुमार को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मैट्रिमोनियल केसेस, बहुत सारे अब्यूज हुए 498A के प्रोविजंस का, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फ्रेम कर दिया। मेरे विचार से 41 जो है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, सीआरपीसी सेक्शन 41। अब अरेस्ट जो है जस्टिफिकेशन या रिक्वायरमेंट हो या, क्वेश्चन इज दिस कि नो अरेस्ट टेक्स अवे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरेस्ट जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21 उसको वायोलेट करता है या नहीं करता, अफेक्ट करता है या नहीं करता? No sir, because arrest is not a punishment. Arrest punishment is something else. So far as personal freedom and liberty is concerned, उसको अफेक्ट करता है या नहीं करता? बिल्कुल जोर करते हैं। आप अपने आंसर पे एक बार फिर से सारा विचार कीजिए। पनिशमेंट इज समथिंग एल्स। आई हैव नॉट आस्क्ड वेदर अरेस्ट इज पनिशमेंट और नॉट। मेरा सिंपल ये क्वेश्चन है कि अरेस्ट जो है फंडामेंटल राइट जो हमें मिले हैं आर्टिकल 21 को, एलियन को भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का। 21 का जो राइट है आर्टिकल 21 केवल सिटीजन्स को है या नॉन सिटीजन्स या ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग को है? हाँ। तो क्वेश्चन इज दिस कि बाय इम्प्रॉपर अरेस्ट, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के स्ट्रिक्ट कंप्लायंस में नहीं होता है तो will that result also into violation of Article 21? Yes sir, definitely it, because it will be illegal. अब आर्टिकल 21 द मोस्ट, अगर हम जिंदा रहेंगे हमारी लिबर्टी रहेगी तो बाकी अधिकारों का हम उपयोग कर सकते। तो wherever there is provision of arrest, it has to be exercised into a strict compliance of the statutory provisions. Otherwise, it will result into miscarriage of justice. And so, arrest के जो provisions हैं, that has to be strictly construed. So, therefore, provision under sections 41 CRPC has always to be exercised with a strict compliance of statutory requirement. अब जब इतनी बड़ी बात है तो अरेस्ट के इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? Nobody is bothered about. FIR हुआ, उठा के बंद करो। CRPC एक बैरियर है उसका सेक्शन 41,
Section 41, in consonance with Article 21, एक्यूज के पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम को वो रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि अगर अरेस्ट की आवश्यकता है तो देयर हैज टू बी जस्टिफिकेशन फॉर द अरेस्ट। तो जस्टिफिकेशन फॉर द अरेस्ट केवल 498A में ही होना चाहिए या बाकी ऑफेंसेज में भी होना चाहिए? अरे अरेस्ट आइदर अंडर 498A के जुर्म में जो अरेस्ट है या अरेस्ट अंडर एनी अदर ऑफेंसेज, अरेस्ट इज अरेस्ट, आइदर दैट इज इफेक्टेड for section 498A और that is effected for any other offense। इन दोनों अरेस्ट में कोई अंतर है? तो सुप्रीम कोर्ट in Tornes Kumar judgment only highlighted the issue of arrest pertaining to matrimonial cases। तो देखिए एकेडमिक डिस्कशन में we may criticize the judgment, we may discuss, and that all falls within fair comment। Academically we may agree, we may not agree, and practice मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आज जजमेंट पास हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जजमेंट, जैसे एडल्ट्री ही जजमेंट है, ठीक है, आई डू नॉट एग्री विथ एडल्ट्री जजमेंट, I personally do not agree, but so far as judgment is concerned, I have no option except to honor the judgment. My individual thoughts, my individual opinion shall by no way deter my performance। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस में ही क्यों कहा? तो मैट्रिमोनियल बहुत सारे केसेज हो रहे थे इसलिए कहा। और ये जो तमाम डिस्कशंस हैं, ये इंटरव्यू में जब आप अच्छा बोलते हैं, फॉर्मल पार्ट में बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन होता। सिंपल क्वेश्चन इज योर स्टेज 1। दो पार्टों में आपने अलग अलग कर दिया, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में फॉर्मल पार्ट में बेसिक क्वेश्चंस आप बता दिए, तो फिर थोड़ा सा डेप्थ में वो चलेंगे, वो भी आप क्लियर कर गए, तो फिर स्टेज 3 फिर थोड़ा और डिटेल में वो पूछेंगे आपसे। वो आपके लेवल ऑफ कंसेप्चुअलिटी, लेवल ऑफ डेप्थ। लेकिन आप स्टेज 1 में ही अगर नहीं अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए, तो स्टेज 2 में उनको आना चाहिए, या स्टेज 1 पे ही बात खत्म। अगर आप स्टेज 1 में सक्सेसफुल हैं, तब ना आपका स्टेज 2 का नंबर आएगा। बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर कंसेप्ट की कहां से बात होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि जिसका बेसिक क्लियर ना हो उससे हम कंसेप्ट का सवाल पूछें? बताइए। नो सर। तो अर्नेश कुमार और 41 रिवाइज करने में आपको कोई इश्यूज? आप मेंस में बहुत सारे आंसर लिखते हैं 41 के बारे में, केस लॉ लिखते हैं। अगर एक लाइन आप जोड़ दें कि अरेस्ट कर्टेल्स आर्टिकल 20, अरेस्ट कर्टेल्स द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 freedom and personal liberty, therefore power of arrest has to be
एक्सरसाइज इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, तो ये ओपनिंग लाइन आपका लॉजिकली सही माना जाए, अप्रिशिएट किया जाएगा, एग्जाम में नहीं किया जाएगा। विचार कीजिए, आप सारे लोग मेंस दे चुके हैं, क्वालिफाई भी किया आपने। हाँ, तो देखिए इंटरव्यू में सिंपल सिंपल सवाल सारे बच्चे लोग देंगे। अरे जो सीटें हैं 3 में से तो एक स्टूडेंट का होगा ना सिलेक्शन, इंटरव्यू में इतना तो तय है ना। जो इक्वेशन है, जो सीटें हैं 1480 का लिस्ट निकाला है, 550 प्लस सीटें हैं उनकी, तो 3 out of 1 is to be selected or not? Yes, sir. तो देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं 1480, सबके प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ इशू रहेगा ही रहेगा। थोड़ा सा आप अपना प्रेजेंटेशन ठीक कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू उनसे बेहतर हो सकता है, आपको बेहतर नंबर मिल सकता है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई हो सकता है। और ये प्रेजेंटेशन अगर आप रीजनिंग और लॉजिक के साथ ठीक कर लें तो ये और भी बेहतरीन हो सकता है। मतलब दिस इज व्हाट माय व्यू पॉइंट इज कंसर्न। चलिए इन दोनों को कर लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं सीआरपीसी में अभी, जिनसे इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर। या इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं लिख के ग्रुप में पोस्ट कर दूं। अब बताऊंगा बहुत सारे बच्चे हैं नहीं है, कोई नोट कर पाएंगे कोई नोट नहीं कर पाएंगे, लिखत ही पोस्ट कर दें ग्रुप में और वहां से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जी सर। आपको सेक्शन 41 से सवाल पूछे जाएंगे हर हालत में। और ठीक है, आज हम लोगों का टाइम भी हो चुका है। कल 6 तारीख का जिनका इंटरव्यू है 1-to-1 फॉर्मल सेशन होगा और मैं पोस्ट कर दूंगा कि जो जो सीआरपीसी से इम्पोर्टेंट क्या क्या टॉपिक हैं, किन किन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उनके अलावा आप प्रोबेबल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उनको जरूर तैयार कर लें। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज का एनीथिंग एल्स टू से सर्वेश आवाज आ रही है मेरी आप तक? सर्वेश ओझा, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अब एनीवे वीडियो अपना देखिए, कल पोस्ट कर देंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कल टाइपिस्ट को बुलाया, कुछ टाइप वाइप होके कर देंगे। तो सी यू टुमारो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास, गुड नाइट।